महान श्रेष्ठ ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने मानवीयता के लिए केवल देश में नहीं, देश की सरहदों के पार बहुत काम किया। महेंद्र भाई मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लेकिन पिछले लंबे अरसे से कनाडा में रहे। कनाडा की पीआर, शादी कनाडा में हुई, कनाडा में ही आना जाना। ये तो सौभाग्य है हमारा कि महेंद्र भाई अब भारत आए हैं और इस काम को फिर से एक मुहिम के तौर पर दोबारा से शुरू कर रहे हैं। जीवन विद्या में जिन लोगों को आदरणीय नागराज जी के साथ बैठकर सीखने का मौका मिला, जिनको उनके चरणों में बैठकर सवाल जवाब करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, उनमें से एक महेंद्र भाई हैं। इन्होंने आदरणीय बाबा जी के साथ बहुत कुछ काम किया और अगर मैं यूं कहूं कि आज के दिन अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर हमारा प्रबोधक है हमारी पूरी टीम में, तो आप महेंद्र भाई हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं। अमेरिका में, कनाडा में और कई देशों में इन्होंने जाकर जो एजुकेशन में प्रयोग किए, एजुकेशन इनका अपना टेस्ट है, अभी भी ये उस टेस्ट में लगे हुए। साथ में दशरथ भाई हैं, दशरथ पटेल। कल दिनेश भाई आए थे, इनके छोटे भाई थे, इनके रियल छोटे ब्रदर दिनेश भाई कल हमारे स्कूल में आए थे। उनके बड़े भाई दशरथ भाई हैं और महिलाएं तो बड़ी आसानी से ढूंढ लेंगी। समर्थ डायमंड देख लेना, तो समर्थ डायमंड के मालिक यही हैं। आप ह्यूमनाइजेशन ऑफ एंटरप्राइजेस कि व्यापार में मानवीकरण कैसे हो, क्योंकि व्यापार तो प्रलोभन की चीज है ना। व्यापार में तो पैसा 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 ही चाहिए। आपके यहां कम से कम 4-5 हजार एम्प्लॉय काम करते हैं और उन 4-5 हजार एम्प्लॉयज का किस तरह से टॉप लेवल की मैनेजमेंट से लेकर जब से वो जीवन विद्या के साथ जुड़े, आज उनका किस तरह का एक दूसरे का सोशल वेलफेयर है, एक दूसरे के लिए कैसे सुख दुख में शामिल होते हैं, उनके सोचने का स्तर कैसा बढ़ा है, ये देखने के लिए हमारी टीम के कुछ साथी विश्वनगर जो गए, उन्होंने इस अनुभव को देखा था। और इन दोनों में कॉमनैलिटी ये है कि दोनों मिलकर ग्लोबल गार्जियन स्कूल, हमने अपने स्कूल का नाम रखा स्कूल ऑफ को एग्जिस्टेंस, ये ग्लोबल गार्डियन स्कूल बना रहे हैं। वहीं विश्वनगर बोले तो मोदी जी के गांव से 8-10 किलोमीटर दूर, वडनगर से 8-10 किलोमीटर दूर है विश्वनगर। तो विश्वनगर विश्व परिवार में बदल जाए, ऐसा प्रयास आप कर रहे हैं। पूर्णतः कोएग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी पर बेस्ड वो स्कूल होगा। उसके सिलसिले में आप किसी काम से दिल्ली आए, मैंने निवेदन किया तो आपने निवेदन स्वीकार किया, आपका हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम एक पारंपरिक तरीके से पहले सम्मान करते हैं अपने अतिथियों का और फिर आपके और इनके बीच से मैं साइड में हो जाता हूं। आओ भैया, स्वागतम। जी आओ जी, ये हमारी छोटी सी एक और भेंट आप स्वीकार करो। ये बीच में ही खड़ा हो जाओ तो मेरा भी फोटो आ जाए। हाँ हाँ प्लीज। ये फोटो के लिए एक ही है और बाकी पैकिंग वाले दोनों अलग अलग हैं। जी तो महेंद्र भाई, मेरे स्टाफ की जहां तक बात है,
कुछ साथी ऐसे हैं मैं देख रहा हूं कि जो जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं और अलग अलग स्कूलों से भी आए हैं कई लोग, और हमारे कुछ साथियों की ट्रेनिंग है आज, इसलिए वो बिजी थे हमारे अपने स्कूल के कुछ, तो उन सबका स्वागत है। इस विद्यालय में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो जीवन विद्या के परिचय से परिचित ना हो सकता है परिचय शिविर पूरा नहीं किया, किसी ने 5 दिन का किया, किसी ने 7 दिन का किया, किसी ने 2 दिन की ट्रेनिंग की, लेकिन नाम से सब परिचित है। पिछले 1.5-2 साल से यहाँ जीवन विद्या के सिवाय और कोई नाम ही नहीं बोलते हम, वही चलता है। और जीवन विद्या का प्राइमरी पर्पज इतना सा है कि आदमी को जीना आ जाए अपने संबंधों में और प्रकृति के साथ। और जिन पुरानी टीम की हम बात कर रहे थे, शुरू में पहली वाली टीम की 2016 की, उसमें से एक गौरव जी भी हमारे साथ के मेंटर टीचर हैं। यह VSCRT में 4 साल रहने के बाद वापस स्कूल में आए। शुरू के पहले शिविर में हम गौरव जी साथ ही थे। अच्छा। तो अब मैं आपको हैंडओवर करता हूं। ये हमारे बच्चे रेगुलरली जुड़े हुए हैं, वर्मा जी बहुत प्रयास करते हैं इन बच्चों के लिए, ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं, इनके सेशन लेते हैं, तो ये इसके साथ लगे हुए हैं। तो अब हैंड ओवर टू यू प्लीज। बढ़िया। आप इसको लगाएं। मैं और आप वहां बैठते हैं। वॉल्यूम आप इससे कंट्रोल इससे इसमें वॉल्यूम अच्छा। बस किधर? अरे भैया यहाँ आ जाओ। ऐसे इसको निकाल देता हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है कि और अभी और कितना वॉल्यूम करने सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है क्या? बढ़िया। आइए। तो थोड़ा बहुत जीवन विद्या का शिविर सबने किया लगता है, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन या 7 दिन। बढ़िया। आप लोगों को कोई प्रश्न है? कहाँ से शुरू करें? आपके कोई प्रश्न है वहां से शुरू कर सकते हैं, या मैं फिर अपनी बात को चलती हूँ। मेरा परिचय थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसे मैं हूँ बनारस का रहने वाला, और लगभग 2007 से मैं हूँ कनाडा में, और पिछले साल अभी हम लोग इंडिया में विसनगर में काम कर रहे हैं पूरे परिवार सहित। मेरी पत्नी मूल रूप से कनाडा से है, वो ज्यूस बैकग्राउंड से है। 2 बच्चे हैं हमारे पास, आनंदी और देवम, और हमारे साथ कुछ और लोग भी रहते हैं जो एक कैलगरी से हैं, उनका नाम स्पेंसर, एस्टेल फ्रांस से है, और आर्थर क्लार्क, मूलतः वो अमेरिका के हैं। पहले वो जॉन हॉपकिंस में प्रोफेसर थे, फिर UFC यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में मेडिसिन में थे बहुत लंबे समय, न्यूरो साइंटिस्ट हैं वो। तो हम लोग 7 लोग रहते हैं कनाडा में साथ में। अभी उसमें से 4, मैं, मेरी पत्नी और बच्चे, हम लोग इंडिया में हैं। लेकिन हम आते जाते हैं, अभी 2-2.5 महीने वहाँ रहे, अभी यहाँ आ गया, और इस तरह से कुछ समय वहाँ कुछ समय यहाँ, लेकिन यहाँ अभी ज़्यादा समय यहाँ लगा है। और एक विद्यालय शुरू कर रहे हैं जिसमें जो पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ा सा नागराज जी ने जो पाठ्यक्रम दिया था उसको बेस बनाकर एक नए तरह का पाठ्यक्रम, उसमें नए तरह की पेडागोजी, उसकी नए तरह की टेक्सोनॉमी। तो मध्यस्थ दर्शन आधारित पेडागोजी क्या होगी, मध्यस्थ दर्शन आधारित टेक्सोनॉमी क्या होगी एजुकेशन की, उस पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, और उसको अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हमारे साथ 10 एक टीचर भी हैं, उनको एक टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोगों ने डेवलप किया है 2 साल का, तो उसके थ्रू वो जा रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं कि हम कैसे आगे एजुकेशन को देंगे। ठीक है, थोड़ा एजुकेशन देने का उसमें ढंग अलग है, जैसा हम देते हैं वैसा उसमें नहीं है, और उसमें हमने बहुत सारे जगहों से सीखा भी, और उसमें हमारा भी अपना कुछ इनपुट है। तो आपके अगर कोई प्रश्न हो तो वहां से शुरू करते हैं, नहीं तो फिर मैं कुछ अपनी तरफ से बताइए। अच्छा, तो ये यहाँ से शुरू करते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, मेरे अंदर प्रेरणा कहाँ से आती है।
तो एक तो प्रेरणा मेरा खुद का है, एक अपनी जर्नी होती है, हम सब अंदर देखते हैं, मैं देखता हूँ। मैं बहुत ही, मेरे फादर बहुत ही पुअर सिचुएशन रहा और कुछ 500 रुपये उनके ऊपर उधार रहा होगा। साइकिल बनाते थे छोटे से टाउन में, और इस आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। तब मैं 15 या 16 साल का रहूँगा, हाई स्कूल में था मैं। और वहाँ से मैं निकला तो धीरे धीरे मेरी जो भी एजुकेशन हो गई, एक अच्छा एक स्टेबल जॉब मिलना चाहिए, बॉम्बे में वो भी किया। फिर कनाडा गए, अरे आइए, नमस्ते संदीप भाई। तो हमको एक जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी वाली बात आती है, आइए आइए आइए, तो वो काफ़ी हमको बढ़िया लगता है कि मिला। फिर कनाडा में रहते हुए भी लोग काफ़ी, उनको काम करना पड़ता है सुबह से शाम तक, कई बार हस्बैंड वाइफ दोनों लोग काम करते हैं। हम और हमारी पत्नी, मतलब मैं तो करीब 12 साल पहले या उससे पहले ही मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मेरी पत्नी स्कूल में पढ़ाती थी, गवर्नमेंट स्कूल में। आइए, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, कैसे हो? तो मेरी पत्नी स्कूल में पढ़ाती थी, गवर्नमेंट स्कूल में थी। उसके पहले उसने वॉल्डर्फ स्कूल, आपने सुना होगा वॉल्डर्फ स्कूल, रुडोल्फ स्टाइनर की फिलॉसफी पे जो बेस्ड है, उसमें पढ़ाती थी। उसके बाद एक इंक्वायरी मॉडल की स्कूल होती है, उसमें कुछ पढ़ाया। कोऑपरेटिव मॉडल के स्कूल, उसमें कुछ पढ़ाया। इन्वायरमेंटल बेस्ड एजुकेशन है, उसमें भी कुछ समय पढ़ाया। और लंबे समय तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती रही। और कनाडा में टीचिंग जो जॉब है वो काफ़ी एक अच्छा स्टेबल जॉब माना जाता है। और उसको भी करीब 5 साल पहले उसने रिजाइन कर दिया। तो मैं करीब 1 साल पहले, और मेरी पत्नी 5 साल पहले, बाई एज 40 हम दोनों लोग जॉब नहीं करते। हमारे पास फुल टाइम है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। और इतने समय में एक जो घर कैसे चलेगा उसकी हमको भी चिंता नहीं है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। लेकिन इतना होने से इतना दिखता है कि मेरे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, तृप्ति नहीं है। तो एक तो मेजर काम ये है कि भाई, और मेरी समाज में भी विद्या का काम करते हैं, पढ़ाते हैं, तो लोगों के बीच में भी एक पहचान अच्छी रहती है। लोग काफ़ी अच्छे से हमको देखते हैं। एक जो सामाजिक कह लो प्रतिष्ठा या यश मिलना चाहिए, वो भी मिला। लेकिन इन सारे के बावजूद जीवन के किसी एक भाग में मैं जब ठीक से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे गहरे में अतृप्ति दिखाई देती है। तो पिछले 3-4 साल से मैं इस बात में लगा रहा कि ये अतृप्ति क्यों है। जिसको लोग मानते थे उपलब्धि, वो सब मिली। लोग, बहुत सारे लोग तो विद्या इसलिए करते हैं कि उनके घर में झगड़े चल रहे हैं, या लोगों से नहीं बनता, उनके बहुत विरोध है, गुस्सा है। हमारे घर में तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। 20 साल हमारी, 2005 में मेरी शादी हुई थी, अभी 25 साल, तो 20 साल हो गए। और तब से लेकर अभी तक हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं। तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद जीवन में एक अतृप्ति है, ये मैं देख पाता हूँ। तो एक तो वहां से आ रहा है। दूसरा जो प्रेरणा है कि जैसे जैसे मैं देखता हूँ दुनिया को, तो उसमें लगता है कि 2 बड़े चैलेंजेस हैं ह्यूमन के सामने। उसमें एक है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है वॉर। बाकी उसके साथ साथ जो सामाजिक मुद्दे हैं उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस है। पर्सनल लेवल पे भी स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन ये जो पर्सनल है, मान लो उतना इंटेंस ना भी हो, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है वो यहाँ पे पहुंच चुका है कि हमको नहीं मालूम कि धरती बची रहेगी या नहीं। और ये जो साल रहा 2025 का, अभी तक 7 महीने गुजर गए, मुझे लगता है कि सबसे डरावना साल है। अगर लोग ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो हम सब लोगों को बहुत चिंता आएगी। और उसमें कुछ ऐसा हुआ है जो, आइए आइए, जो पहले कभी नहीं हुआ।
लगातार जो टेम्परेचर है जनवरी में क्या हुआ था, एक बड़ी घटना, अमेरिका में आग लगी थी। वो भी अपने आप में पहली ही बार है ऐसे ऑलमोस्ट, क्योंकि ठंडी में आग नहीं लगती है, गर्मियों में लगती है जंगल में आग। और छोटा मोटा आग नहीं था, काफी बड़ा था। और फिर उसके बाद बहुत सारे, आप देखेंगे कि फरवरी में जो गर्मी था वो लगभग सारे रिकॉर्ड ब्रेक किया, मार्च में भी। और पेरिस समझौता तो जानते ही होंगे आप लोग, जो पेरिस एग्रीमेंट था उसमें कितने डिग्री सेल्सियस पे बात चल रही थी रोकने की, कोई बताएंगे? पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ था क्लाइमेट चेंज को लेकर? तो भी जो धरती का बुखार है, जो धरती का बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पता है क्यों? क्या हो जाएगा 1.5 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो जैसे ग्लेशियर, तो ऐसे कई सारे उसके पैरामीटर्स हैं कि उसमें जैसे अमेजॉन का फॉरेस्ट है, ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो आइस शील्ड पूरा है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको वो काउंट करते हैं कि अगर इसमें एक फीडबैक लूप होता है कि भाई एक बार वो प्रक्रिया चली तो फिर वापस रिवर्स नहीं हो सकता है, वो फिर चलता ही रहेगा। और फिर हमको इतना ही है कि हम इंतजार करेंगे कि कब धरती खत्म होगी, हम उसमें चाहे भी तो सुधार नहीं कर सकते। और आपको उसको 10 साल के पैरामीटर में देखते कि एक साल जैसे अभी गर्मी ज्यादा है तो अगले साल हो सकता है कम हो। 2025 में एक बड़ी घटना ये घटी कि 1.5 की बजाय लगभग 1.7, उससे भी ऊपर चला गया। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। जो दुनिया मानती थी कि इस पे कभी भी किसी हालत में इससे आगे नहीं बढ़ने देना है, उससे आगे बढ़ा। और उसके साथ साथ हमको दिखता है कि पूरी दुनिया में, जैसे यूरोप में लोग आमतौर पे घरों में ना तो एसी होती है ना पंखे होते हैं। क्यों? ठंडी रहती है ऐसे, तो इतना टेम्परेचर इस बार क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत तगड़ा हो गया, बहुत ज्यादा, काफी लोग मरे। तो टेम्परेचर वहां पे स्पेन वगैरह में तो थोड़ी गर्मी होती भी है, स्पेन पोर्टुगल में, फिर भी जो गर्मी पड़ी वो 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया। फ्रांस में 41 से के आसपास गया और थोड़ा लंबा समय रहा। तो जो हीट वेव है वो बहुत ही स्ट्रांग रहा इटली में, सब जगह। फिर अमेरिका में उसके बाद बाढ़ आया, एक के बाद एक करके। अभी कल का भी बाढ़, अभी न्यूयॉर्क में काफी बड़ा है। टेक्सास में जो बाढ़ आया वो तो बहुत ही भयानक। और 45 मिनट के अंदर 30 फीट से 30 फीट, इतना ऊंचा, मतलब इसका 10 फीट से भी कम होगा, 3 टाइम मोर, इतना पानी विद इन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स न्यू मैक्सिको में। फिर उसके बाद नॉर्थ कैरोलिना में, तो पूरे अमेरिका में, कनाडा में इतनी आग। इस बार जो आग लगा कनाडा में, वो अभी तक के आग में सबसे बड़ा आग जंगल में। तो आप देखेंगे ना पूरे, और यहाँ भी इंडिया में भी आप देखेंगे मानसून बहुत पहले आ गया, वे अर्ली। मुंबई जो जहां मानसून सबसे पहले था वहां मई में आ गया। हिमाचल में जो बारिश हो रही है, तो ये सारे प्री इंडिकेटर्स है। फिर अभी रिसेंटली क्या हुआ, पिछले हफ्ते हम अपने बच्चों को ले गए थे अहमदाबाद में, विक्रम साराभाई साइंस कम्युनिटी सेंटर है। उसके बाद इसरो का जो मेन कह लीजिए वहाँ से ही वहाँ बड़ा जो इसरो का सेंटर है वो वहाँ पे है, जिसको विक्रम साराभाई ने इस्टेब्लिश किया था। तो वहाँ अगर आप स्पेस सेंटर में जाएंगे तो उसमें एक छोटा सा फिल्म दिखाते हैं। फिल्म के अंत में बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिमार्क है। वो बताते हैं, पहले तो उन्होंने बताया भाई कि साइंस में 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। और जब हम स्पेस का अध्ययन कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को तीनों का अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि हमको तीनों को समझना है।
और वहां पे फिल्म के अंत में दिखाया कि आज हमारे लिए स्पेस का एक्सप्लोरेशन अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, मस्ट, आवश्यक, हमको करना ही पड़ेगा। और उसका कारण क्या बताया उसमें, पता है आपको? हाँ, कौन बताया? गेसिंग। धरती खत्म हो रही है, जीने के लिए कोई और जगह चाहिए। एकमात्र उन्होंने बताया उसमें कि, और स्टीफन हॉकिंस का उदाहरण देके बता रहे थे, उसमें समरी निकाला कि आप कुछ भी करेंगे अब धरती नहीं बचेगी, तो आपको दूसरे ग्रह पे जाना है। तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको स्पेस का एक्सप्लोरेशन करना है। यदि मानव जाति को बचाना है तो हमको दूसरे ग्रह पे जाना ही होगा। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन का बड़ा कार्यक्रम इसलिए चल रहा है ताकि हम दूसरे ग्रह पे जाएं, है ना? ऐसा वो बताते हैं। तो मैं सोच रहा था, फिर उसके मॉडल भी दे रखे हैं। अच्छा, दूसरे ग्रह पे जाएंगे तो कितने लोग जाएंगे? अपन लोग तो 8 बिलियन लोग हैं। अब इतना लोग मालूम, मार्स पे हमने कुछ बना दिया, कितने लोग जाएंगे? क्या लगता है? चलो 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 7, उतना तो नहीं जा सकते ना। तो उसमें अगर 1 लाख जाएगा तो जाएगा कौन उसमें? किसका नंबर है? पैसा एंड पावर। बाकी क्या करेंगे? धरती पे मर जाएंगे। तो सोचा कि अच्छा, दुनिया का जो सबसे बड़ा ब्रेन मानते थे लोग, इलान मस्क, उसका भी यही कंक्लूजन था। और जो स्पेस एक्स उसने बनाया, उसके पीछे भी यही मंशा है। नासा जो काम करती है इसीलिए काम कर रही है, राइट? तो हम सब उस जगह पे खड़े हैं जहां पे धरती नहीं रहेगी, इसकी गहरी स्वीकृति हो गई है, कम से कम वैज्ञानिकों में। तो चिंता करने की बात है कि नहीं? फिर उसी जगह मैं बैठे हुए सोच रहा था कि आप लोग मंगल पे जाना चाहते हैं और वहां रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए अभी कोई भी कंडीशन नहीं है। अगर दोनों में तुलना किया जाए, मंगल और धरती, उसमें से ज्यादा पॉसिबिलिटीज कहां है? क्योंकि हम तो जी रहे हैं। तो फिर इसी पे क्यों नहीं प्रयास करते? तो क्या लगता है आपको, क्यों नहीं उनको लगता है कि धरती पे पॉसिबिलिटीज है, मंगल पे जाना पड़ेगा? हाँ, कहीं ना कहीं हमने अर्थ को इतना ज्यादा खराब कर दिया कि उसको वापस री करना थोड़ा ज्यादा। हाँ, लेकिन अगर उस लॉजिक को लें तो अभी मार्स पे तो कुछ भी कंडीशन नहीं है ना। यहाँ तो फिर भी है ना, मिट्टी है, पानी है, हवा है, पेड़ पौधे, अभी सब कुछ तो है। तो इसको रीबिल्ड करना वर्सेस जहां कुछ नहीं है, उसको बिल्ड करना, उसमें से आसान कौन सा है? इसी को वर्क करना है ना। तो फिर वहां क्यों जा रहे हैं? उनको क्यों लगता है कि ये खत्म होना ही है? समझना नहीं चाहते। हाँ? समझ कम है ना, लोग समझना नहीं चाहते। समझना नहीं चाहते, और एफर्ट जैसे दिख नहीं रहा है। मतलब एक तरह से ह्यूमन का जो जीने का ढंग है या सोचने का ढंग है ना, तो जो ह्यूमन के जीने या सोचने का ढंग है, उससे ये लगता है कि भाई ये सुधर नहीं सकता, राइट? यही तो निकलता है, बोले ना बोले। एक रिक्वेस्ट हाँ। है कि माइक ले लो, रिकॉर्डिंग सुन ले, माइक से recording। तो वो जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन हमारा नेचर है ना इंसान का, हाँ, रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा दहन करना, वो हाँ। इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी मेरी अपनी थ्योरी जो मैं मान के चलता हूँ, अभी तक ना, जब से पृथ्वी का इतिहास रहा है, जीवन का इतिहास रहा है, 99.9% सिविलाइजेशन या 99% स्पीशीज खत्म हो गए हैं। इंसान का भी एक टाइम आएगा, कोई भी स्पीशीज नहीं बचा है, तो नेचर अपने आप को ना एक टाइम के बाद रीसेट करती रहती है। जब उसको लगता है, हाँ जी, हाँ, मैं मान के चलता हूँ, जब इंसान, मतलब हमारी सिविलाइजेशन पीक पे पहुंच जाएगी। हर सिविलाइजेशन के साथ हुआ है, चाहे डायनासोर के टाइम में हो, चाहे मैमोथ के टाइम, किसी भी टाइम में हो, सारी स्पीशीज 99 पॉइंट खत्म हो चुकी हैं, 0.01 बची हैं, कोई बची होंगी तो 1 करोड़ साल का इतिहास देखे थे हम। ऐसे ही जब नेचर को लगेगा
कि इंसान अच्छा हमारी जो एग्जिस्टेंस है धरती या यूनिवर्स में उसका कोई मतलब यूनिवर्स को या धरती से उस बात को नेचर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हम रहें या ना रहें। हमारे नहीं रहने में नेचर को ज्यादा फायदा है। बढ़िया है, बढ़िया, कितने हम बढ़िया बात, मतलब ताली बजाएं। इंसानों के नहीं रहने में नेचर का सबसे ज्यादा फायदा है क्योंकि जो दोहन कर रहे हैं रिसोर्सेज का वो इंसान ही कर रहे हैं। हम मतलब पशु पक्षियों को मार के खाना सब जो भी कुछ आता है नेचर को मतलब खाने के लिए नहीं बेचने के हिसाब से हम उनका दोहन कर रहे हैं। तो अब ये मानना है कि नेचर अपने आप को एक टाइम ऐसा आएगा हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऐसा आएगा जैसे हम बात करते हैं ग्लेशियर के मेल्ट होने की। ग्लेशियर आज के नहीं है 1, 1.5, 2, 5 करोड़ सालों से बनते आ रहे हैं। तो उस टाइम पे कुछ वायरस कुछ बैक्टीरिया उसके अंदर ट्रैप हो गए थे वो कभी मरते नहीं है। जब बर्फ पिघलेगी तो कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी एपिडेमिक कोई वायरस बैक्टीरिया ऐसा आएगा जो आप कितनी भी कोशिश कर लो वो सिंगल गो में वाइप आउट कर देगा। 15th सेंचुरी में भी कुल मिला के आप बात वही कह रहे हो जो मैं कह रहा हूँ और जो वैज्ञानिक कह रहे हैं ना कि भैया कुछ भी कर लो जाना तो है ही। अब जैसे 15th सेंचुरी में इसलिए कहानी पे आगे नहीं बढ़ा, ठीक है कंक्लूजन निकल गया अपने को, कैसे होगा क्या होगा एक अलग कहानी है। कहानी इतनी है कि हम सबको जाना तय है, धरती खत्म होगी। धरती को खत्म करने वाले जैसे भी क्लाइमेट चेंज है इसमें से मिट्टी होती है, पानी होती है, हवा होती है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, मधुमक्खी है, चिड़िया है। इसमें से क्लाइमेट चेंज कौन करता है? कौन करता है? ह्यूमन। केवल ह्यूमन ही है ना। ह्यूमन में ऐसी क्या चीज है जो क्लाइमेट चेंज करती है? सेल्फिशनेस, कर्म स्वतंत्रता। हम कुछ भी कर सकते हैं। और कोई? हाँ, लेकिन क्या चीज आ गया मानव में जो ये सब कर रहा है, जो कि ब्रेन का फंक्शन है। बेटा माइक ले लो, माइक बढ़िया, आवाज कैप्चर नहीं हो तो उनका कंफर्ट जोन हो गया। हमको ठंडी लगती है तो हमको गर्मी चाहिए और गर्मी लगती है तो हमको ठंडी चाहिए और गर्मी से ठंडी के आने के लिए हम जो करते हैं उससे गर्मी बढ़ जाती है और ठंडी में गर्मी पाने के लिए जो करते हैं उससे ठंडी भी बढ़ जाती है कई बार। तो ऐसे उल्टा सीधा तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन के अंदर ना एक विचार नाम की चीज है। क्यूरियोसिटी भी है, वो सोचता है कि क्या ये करें तो क्या होगा, अगर हम इसमें ये चेंजेस लेके आए तो क्या रिजल्ट आएगा। तो ये भी एक रीजन है एक्सपेरिमेंटल। बेसिकली ह्यूमन के अंदर विचार होता है, वो विचार से वो कुछ कर रहा है। करने वाला हाथ पांव नहीं है, करने के पीछे एक माइंड है, उस माइंड से कुछ हो रहा है। क्लाइमेट चेंज करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ह्यूमन है, और ह्यूमन के अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो सेल्फिश रीजन हो या जो भी आप कह रहे हो, लेकिन उसके पीछे कुछ चल रहा है ना। तो वो जो उसके मन में चल रहा है, उसके अंदर का जो विचार है, उसने क्लाइमेट चेंज को किया हुआ है। युद्ध कौन करता है? तो ह्यूमन में क्या चीज है जो युद्ध करता है? विचार ही करता है। तो अगर हमको क्लाइमेट चेंज को फिक्स करना है तो हमको क्या फिक्स करना पड़ेगा? विचार है कि नहीं? हम क्या कह रहे हैं? क्लाइमेट चेंज फिक्स करने के लिए हमको कम पानी का यूज करना चाहिए, हमको प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, कपड़े के थैले ले जाने चाहिए, हमको जो कार है इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, अब सोलर एनर्जी लगाओ, इससे क्या होगा? क्लाइमेट बैलेंस होगा। लेकिन हम विचार को नहीं बदलना चाहते, जिससे ये समस्या उपजी है। हम क्या मान रहे हैं? नेचर ने ही ये सब सिस्टम में गड़बड़ी कर लिया है, ऐसे भी मानते हैं। ये भी क्या है? ये भी एक विचार है, सोचने का ढंग है। ये जो सोचने का ढंग है, अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले यहाँ तो धरती पे मान लो एक आग का गोला था, उसमें से कुछ चीजें बनी, मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी।
उसको मानव ने बनाया था क्या? किसने बनाया? बाय नेचर बना। जब ये सारी चीजें आ गई, मिट्टी, पानी, हवा, तो उसमें से पेड़ पौधे आए, उसको ह्यूमन ने बनाया था? ह्यूमन ने नहीं बनाया। तो मिट्टी, पत्थर, हवा कैसे बनी थी? ऐसे बनी थी जिससे अधिक से अधिक पेड़ पौधे आए। क्या ऐसे बनी थी क्या मिट्टी की पेड़ आए ही ना? अगर ऐसे बनती तो फिर पौधा कैसे आता? फिर पेड़ पौधे ऐसे बने जिससे जो कीट पतंगे हैं, जो बाकी वो भी इवॉल्व हुए। तो ये सारे चीजें इवॉल्व हुई धरती पे, ह्यूमन ने किया नहीं। तो नेचर में जो पीछे की स्टेजेस हैं वो कैसे सजी हैं कि उससे आगे वाली चीज आएगी और उसके सपोर्ट में पीछे वाली चीजें बनी है। तो ऐसे एनिमल्स आ गए सारे, फिर उसमें से ह्यूमन आया। ह्यूमन को किसने बनाया? नेचर नहीं बनाया। तो ह्यूमन को इसलिए बनाया था कि इसको खत्म कर देंगे? अरे बना का मतलब है कि वो नेचर चाहता ही है कि ह्यूमन ही मर्ज हो। नेचर चाहता ही है कि बाकी चीजें मर्ज हो। तो ये जो चीजें बनी, इसको ह्यूमन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ये ना, ये तो प्रकृति ने ही इवॉल्व की। तो प्रकृति इवॉल्व की उसको मारने के लिए। जैसे पानी बना, हवा बना, तो जो भी हवा पानी बना उससे पेड़ पौधे का जीवन बना रहता है या खत्म होता है? बना ही रहता है। तो नेचर की डिजाइन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं है। अब क्या हुआ, तो इतना वाले को ना हम एक नाम देंगे, कहां तक? जहां तक ह्यूमन आया है अभी, जिसमें ह्यूमन का कुछ भी इनपुट नहीं है। ठीक है ना? तो इसका एक नाम देते हैं अस्तित्व। क्या है इसका नाम? और दूसरा अगर एक और नाम दे तो होना। यस सर। आपने कहा कि नेचर का अस्तित्व, मतलब नेचर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला मसला नहीं है। तो ऐसे संदर्भ में जब मानव नहीं भी था, जैसे डायनासोर थे या और बहुत सारी ऐसे जीव या और ऐसी वनस्पति रही होगी जो, मतलब उसको हम लोग इवॉल्व माने कि वो डायनासोर किसी और चीज में बदल गया। वो भी समझ सकते हैं क्योंकि इतने सारे आपको फॉसिल्स दिखते हैं। तो सारे फॉसिल्स तो दिख रहे हैं कि पहले वो जीव जानवर थे, वो ऐसे पौधे थे, वो खत्म हुए। हाँ। तो इस चीज को मैं किस फ्रेम में रखूं कि क्या ये खत्म हो गया है या इवॉल्व हो गया है, कि डायनासोर किसी और जानवर में बदल गया है? तो फिर प्रकृति इस सब को कैसे देख रही है या कैसे मैनेज करती है? ऐसे चार हम लोग कैटेगरी लिख देते हैं, और जो ज्ञान वाला है इसको लिख देते हैं मानव। ठीक है? तो सबसे पहले नेचर में क्या है? पदार्थ, और फिर प्राण, और फिर जीव, और फिर ज्ञान। अभी इसमें क्या हुआ, इसके आने के पहले यहाँ पे बहुत सारे और जीव आए, जिसमें डायनासोर्स हैं, बहुत अलग अलग तरह के जीव आए, और वो सारे फिर खत्म हो गए। उसके खत्म होने के बाद क्या कंडीशन बना? ये वाला प्रकट हुआ। तो जैव विविधता भी बनी रही, अन्य तरह के जीव भी आए, और साथ साथ और क्या चीज आ गया? एक और एंटिटी, ह्यूमन। तो आप पूरे देखेंगे तो सिस्टम में 4 ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये कैटेगराइजेशन मध्यस्थ दर्शन का है। अगर आप अध्यात्म का या धर्म का कैटेगराइजेशन लेंगे तो ये नहीं है। हम लोग बचपन में ना जब बड़े होते थे तो मंदिरों में जाते थे, वहां पे लोग बोलते थे एक नारा, जब आरती कर लेते थे उसके बाद पूछते थे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। तो हमको बात समझ के उसमें क्या करें, प्राणियों में। तो प्राणी कौन है? ये जो प्राणी है ये कौन है यहाँ पे? Trees and plants. एंड Plants, animals. एंड Animals. एंड
ह्यूमंस एंड ह्यूमंस एज वेल। बात समझ में आई? तो हमने ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल सबको एक ब्रॉड कैटेगरी में रख लिया, जिसको क्या कह रहे हैं? प्राणी। और आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी में ह्यूमंस को कहां रखा है? जैसे गाय क्या है? एक मैमल है, और ह्यूमन क्या है? मैमल है, और दोनों क्या है? एनिमल्स है कि नहीं? और बहुत ही रिसेंटली एक बड़ी अच्छी किताब, एक बड़े राइटर हैं दुनिया के, उनका नाम है युवाल नोआ हरारी। बहुत बड़े हिस्टोरियन है और इस समय के बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है थोड़े बच्चों के लिए, टीनेज बच्चों के लिए, उसका नाम है अनस्टॉपेबल अस। और उस किताब का पहला चैप्टर जानते हैं क्या लिखा है? पहले चैप्टर, पहला टाइटल उसका ह्यूमंस आर एनिमल्स। दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। ह्यूमंस आर एनिमल्स। यहां से बच्चों का एजुकेशन शुरू हो रहा है। तो मध्यस्थ दर्शन क्या कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसको हम 4 भाग में बांट रहे हैं, है ना? और इन चारों का एक यूनिक फीचर है। मैटर, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन, इन चारों में एक यूनिक फीचर है, जिसके कारण वो सब डिस्टिंक्ट है। तो ह्यूमन का जो फीचर है ना, ये वाली फीचर है। उसमें कौन सा फीचर है? ज्ञान हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग आ सकती है, तो समझ हो सकता है। उसमें क्या है? एक फिलॉसफी, एक दर्शन, है ना? ह्यूमन क्या कर सकता है? दर्शन कर सकता है इसके, या उसके अंदर विचार हो सकता है, ठीक है ना? ह्यूमन में क्या है? विचार नाम की चीज है। सर एक छोटा सा सबमिशन था कि क्योंकि थोड़ा बहुत मैं दर्शन पढ़ने का एक आधी बार प्रयास किया है, जब हम ये समझते हैं, ये एक बेसिक समझ है कि किसी भी दर्शन की या किसी भी शब्दावली की अपना एक कॉन्टेक्स्ट, अपनी एक परिभाषा जैसी कोई चीज होती है। तो जैसे अब आपने 2 उदाहरण मुझे दिए, तो उदाहरण कौन से दिए? एक तो युval नोआ हरारी का उदाहरण दिया एक, और एक धर्म में जो प्राणियों में सद्भावना वाली बात है। तो मेरा सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस कॉन्टेक्स्ट में प्राणी और सद्भावना को भी उसी तरह से परिभाषित किया गया हो जैसे जीवन विद्या में न्याय को या किसी भी शब्द को परिभाषित किया जाता है? देख सकते हैं। तो क्या उन एग्जाम्पल्स को अपनी क्लासरूम में इतने न्यूआंसिस रूप में ले आना सही है? कहीं ऐसा तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि ये जो एनिमल्स है, जैसे एक मैं सवाल पूरा कर दूं, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे अपनी बात कहनी है, मतलब मान लीजिए मुझे कोई एक तर्क स्थापित करना है या कोई एक बात रखनी है, उस बात रखने के लिए अगर मैं कहीं आम जीवन से कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आता हूं, फाइन, लेकिन उसमें क्या मैं इतनी गुंजाइश छोड़ता हूं कि जब मैं अपनी परिभाषा या अपना संदर्भ या अपनी समझ लोगों के सामने रख रहा हूँगा, तो जो उदाहरण मैंने लिए हैं उनमें भी मैं इन डेप्थ तरीके से गया हूं। जैसे अगर वो एनिमल कह रहे हैं युval नोआ हरारी, तो डेफिनेटली एनिमल को लेकर वो कुछ खास कॉन्टेक्स्ट, उनके जंक्शंस रहे होंगे, तो क्या वो मैंने देख लिए हैं? अब जैसे मुझे भी आ रहा था कि जैसे एक शेर और एक हिरण में, एक भूखे शेर और एक हिरण में सद्भावना कैसे होगी, मतलब अगर वो प्राणियों में सद्भावना वाली बात है, पर तुरंत मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जहां भी इसकी व्याख्या की गई होगी, कुछ कहा गया होगा, इस संदर्भ को बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया होगा, और वो विचार या वो शब्द मेरे पास नहीं है। तो बस मेरा सवाल छोटा सा इतना था कि क्या ये तर्क संगत है या सही है कि हम अपनी किसी बात को एस्टेब्लिश इन उदाहरणों के बिना भी कर सकते हैं? नहीं, कर सकते हैं ना, लेकिन हम करने जा रहे हैं इससे, इसी को लेते हैं अभी विज्ञान। हम लोग यहाँ धर्म की तो शिक्षा नहीं ले रहे, विज्ञान की ले रहे हैं ना, विज्ञान पे आते हैं। तो ह्यूमंस आर एनिमल्स। तो बायोलॉजी आप लोग पढ़ते ही हैं, हम लोग पढ़ाते ही हैं। बायोलॉजी में ह्यूमन को मैमल्स के रूप में पहचाना गया। तो ये जनरल जो कैटेगराइजेशन है किसके आधार पे है? क्या है साइंटिफिक रीजन? क्या है उसके फीचर्स? किस चीज के फीचर्स को आप देख रहे हैं? उसके फिजिकल फीचर्स को। तो ये कैटेगराइजेशन कहां से आया? इसके पीछे का क्या है? एक बॉडी है, उस बॉडी को देख करके हम
एक कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो कैटेगराइजेशन है ज्ञान वाला, इसके भी पीछे एक तर्क है जो अभी मैं आपको केवल सूचना के लिए रख रहा हूं, थोड़ा लंबा लगेगा। इसके पीछे जो कैटेगराइजेशन है इन दोनों के बीच का अंतर, वो है जीवन के स्तर पे, कॉन्शियसनेस के बेसिस पे है ये, समझ रहे? तो एक कैटेगराइजेशन यहां पे जो है वो बॉडी के बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया गया, और इधर किस लेवल पे कर रहे हैं, जीवन के या कॉन्शियसनेस के होने के स्तर पे। तो उसके लिए तो फिर लंबा वर्कशॉप है कि क्यों ये कैटेगराइजेशन किया गया है, उसके पीछे के रीजनिंग क्या है। तो ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं कि ये ऐसा मानते हैं, उनकी कैटेगरी है। मैंने कोई ये नहीं बोला कि वो गलत है सही है, हमने बोला कि एक ब्रॉड कैटेगरी किया गया आदर्शवाद में, जिसमें मानव को प्राणी माना गया, सोडू, और ये जो प्राणी माना गया, ये तीनों की कैटेगराइजेशन किससे है, श्वास से, ब्रीदिंग, प्राण के आधार पर जिसमें भी प्राण है उसको एक ब्रॉड कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, तो ये एक तरह का कैटेगराइजेशन हो गया कि हम प्राण के आधार पर पहचानेंगे। एक कैटेगराइजेशन हो गया शरीर रचना के आधार पर पहचानेंगे, और एक कैटेगराइजेशन क्या हो गया, कॉन्शियसनेस के आधार पे पहचानेंगे। तो ये जो अंतर है इन दोनों में, कॉन्शियसनेस के आधार पे किया गया है इसमें मध्यस्थ दर्शन में। सही गलत की भी बात नहीं हो रही है, हम तो ये समझना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है। तो कह रहा था कि कारण ये वाला नहीं कर रहा है। अगर मैं तीनों को एक प्राणी के रूप में लूं तो ये मुझे कारण ही पता चल रहा है कि यही क्यों कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको लेता हूं तो तुरंत थोड़ा सा हम डीपर में जा सकते हैं। ये जो कॉन्शियसनेस का प्रॉब्लम है उससे कोई युद्ध हो रहा है। युद्ध का कारण हमारा जेनेटिक मेक ना हो करके हमारे अंदर समझ की बात है, और कोई भी एनिमल्स स्कूल नहीं बनाया है। अभी ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिले जिसमें यह दिखता है कि एनिमल्स बैठ करके एजुकेशन ले रहे हो, सिस्टमेटिक दर्शन की बातें कर रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, सुना रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं दिखता। तो ये जो स्कूल सिस्टम है, ये जो यूनिवर्सिटीज बनी है, जो अलग अलग दर्शन आए हैं, वो कौन दे रहा है, मानव। तो उसके पीछे का हम एक कैटेगरी कर लेते, क्यों दिया है, क्योंकि उसमें विचारशील। तो इस लेवल पे हम एक कैटेगरी कर रहे हैं। जब मैं बोलूंगा कि बॉडी के आधार पे देखूंगा तो ये कैटेगराइजेशन करना थोड़ा बहुत कठिन हो जाएगा कि इसमें अंतर कैसे करें, क्योंकि दोनों ही मैमल है, दोनों ही अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। लेकिन दोनों में फिर क्या अंतर है कि एक में कल्पनाशीलता है, एक में कर्म स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, और दूसरे में कल्पनाशीलता जैसी चीज नहीं है। इसका क्या प्रमाण है कि भाई वो स्कूल ही नहीं चलाते हैं, ऐसा एक दिखता है। तो जो क्लाइमेट चेंज है उसका मेन चीज हमको क्या समझ में आए, जो मुझे समझ में वो मैं रख देता हूँ। आपको सहमत असहमत होने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल असहमत होके जा सकते हैं। तो ये जो विचार है, हम सब संबंधों में जीना चाहते हैं। जैसे एनिमल भी है, थोड़ी देर के लिए संबंध होता है। एक मान लो कोई डॉग है, बच्चा देता है, कुछ दिन उसका संबंध हमको दिखता है, लेकिन पूरे जन्म आजीवन वो मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, ऐसा तो करता हुआ जानवर हमको नहीं दिखता। ये भी एक कैटेगराइजेशन हमको दिख सकता है उसमें कि संबंधों में जीने वाला अगर कोई है तो वो ह्यूमन है। यहाँ पे एक छोटा सा डाउट था, जब कोई भी एनिमल, फॉर एग्जांपल डॉग है, डॉग अगर हमारे साथ एक फैमिली में रहता है तो डॉग के पास भी थोड़ी सी ना वॉइस, कई अच्छा, हाँ, कई फैमिलीज में हमने देखा है, हाँ, कई फैमिलीज में हम देखते हैं जब हम किसी पेट को अपने पास अडॉप्ट करते हैं तो पेट ऑल्सो हैव फीलिंग्स, पेट के पास भी फीलिंग्स आ जाती हैं हमारे साथ जब वो रहता है। तो वो पहचानते हैं कि कौन स्ट्रेंजर है, कौन घर का पार्ट है फैमिली का। इवन बच्चों के साथ वो कितने आराम से रहता है, पेरेंट्स के साथ एक बॉन्ड ऑफ कनेक्शन बन जाता है उस पेट का भी। हाँ, ठीक। तो हम ये मान सकते हैं कि पेट के पास भी फीलिंग्स होती है। हाँ, होती होंगी ना, क्यों नहीं होती। पेट भी थोड़ा खुशी भी होते हैं
और जितना वो खुश होते उतना हम भी खुश होते हैं। और इवन जब उसका ओनर डेथ हो जाती है उसके ओनर की, वो ही इवन क्राइज आल्सो। या दे हैव बोथ सेंस, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट फीलिंग, वो होती है उनमें, हमको दिखता है। अगर आप उसको बिस्किट दीजिए या खाना दीजिए, अपनी पूंछ हिलाते हुए दिखता है। बट इवन अभी हम बात कर रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, अभी हम बात कर रहे हैं कि एनिमल्स डोंट हैव द फीलिंग्स एज ह्यूमन हैव। हम अभी इसी बारे में बात कर रहे ये हैं। नहीं कह रहे, अभी विचार पे आप फिर वहीं चला गया। आई थिंक हो सकता है मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा हो, तो मैं और हाँ उसमें चले गए, हम लोग फीलिंग में चले गए। अभी हम विचार पे बात कर रहे हैं, दर्शन पे बात कर रहे हैं ना। तो हो सकता है फीलिंग के लेवल पे ये दिखता है कि कुत्ता भी फीलिंग्स है, और हो सकता है वैसी फीलिंग मेरे में हो, तो उस लेवल पे मेरे और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। हम सब भी कुत्ते जैसे हैं, कोई दिक्कत क्या है उसमें, राइट? जैसे कुत्ते का संबंध होता है वैसे हमारा भी होता है। हम भी कुत्ते जैसे संबंध पहचानते हैं, ये मेरा अपना है और ये पराया है। जो अपना होता है उसको नहीं काटते हैं, और जो पराया होता है उसको काटते हैं, है कि नहीं? उतना तो हमारे भी अंदर भी आ सकता है। तो उस लेवल पे अंतर नहीं है, तो फिर अंतर किस लेवल पे है? अंतर इस लेवल पे है, थोड़ा सा कह रहा था कि उसमें एक संबंध नाम की चीज पहले पकड़ते हैं। संबंध क्या है? मनुष्य आजीवन किसी संबंध में रहता है और उसके संबंध बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब डॉग का बच्चा हो जाएगा तो ये नहीं पहचानेगा कि मेरा पापा कौन है, चाचा कौन है, और दादा कौन है, भाई कौन है। ये उसको पहचान में कुछ समय बाद कुछ भी उसको नहीं दिखेगा, वो अपने ही उस कुत्ते के दूसरे को भोगता हुआ मिलेगा, राइट? लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं है। तो हम सब संबंधों में जीने वाले लोग हैं, और हमारा दो तरीके से फीलिंग हो रहा है। एक खाने पीने से भी आ रहा है जैसे कुत्ते में आता है, और एक संबंधों में जीने से भी आ रहा है। और ह्यूमन क्या करता है कि कई बार उपवास भी कर लेगा, कई बार खुद नहीं खाएगा, दूसरे को खिला देगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरी मानव जाति से अपना संबंध पहचान ले। लेकिन कोई कुत्ता ऐसा नहीं होगा कि सारे एनिमल किंगडम से, सारे ह्यूमन से अपना संबंध। तो हमारे पास कुछ और फैकल्टी है जो हमको अलग कर रहा है। लेकिन हम कुत्ते के लेवल पे भी ऑपरेट हो सकते हैं, ये भी हमारे पास एक समझ है। ठीक है ना? तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे अंदर है। तो इसी को मैं थोड़ा सा आगे बताना चाहता हूं, कैसे क्लाइमेट चेंज से मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो हम सब सुखी होने के लिए ना क्या समझना चाहते हैं? तो एक अभी जो जब तक ह्यूमन आया उसका हमने एक नाम दे रखा है, उसका नाम है और अस्तित्व को ह्यूमन ने नहीं बनाया है, वो ऑलरेडी है। ठीक है? ह्यूमन को भी ह्यूमन ने नहीं बनाया है, ह्यूमन प्रकृति की ही एक रचना है। फिर ह्यूमन ने इस अस्तित्व को देख करके उस पर कुछ किया है, अपना इनपुट दिया। जैसे ह्यूमन एक मिट्टी है, मिट्टी प्रकृति में है या जंगल प्रकृति में है, फिर ह्यूमन ने जंगल को देखा और फिर उसमें अपना कुछ इनपुट दिया वापस। तो हमने जंगल को कुछ सेव किया, किसी ने जंगल को काट दिया, किसी ने जंगल में आग लगा दी, किसी ने जंगल को बढ़ाया भी होगा। ठीक है? तो ऐसे सारे किया। ऐसे ही मिट्टी के साथ है, एक मिट्टी प्रकृति में है और एक मिट्टी के साथ ह्यूमन ने कुछ किया। ऐसे मानव के साथ भी है कि मानव पैदा हुआ, फिर मानव ने कुछ उस पे बनाया। तो जैसे मानव ने धरती पे बनाया, धरती पे आया और धरती पे उसने राष्ट्र बनाए। राष्ट्र किसने बनाया? मानव ने। ये अस्तित्व में था होने में कि नहीं? नहीं था। अस्तित्व में होने में नहीं है। जब मानव आया तब तक तो राष्ट्र नहीं है। तो राष्ट्र कैसे आया? कहां से आया राष्ट्र? विचार से। ठीक है? तो राष्ट्र को देने वाला कौन सा चीज है? विचार। अभी कोई कुत्ता राष्ट्र नहीं बना पाया। ठीक है? क्योंकि राष्ट्र के लिए आपको एक जियोग्राफी, उसके लिए इसके पीछे बिलीफ्स। तो ये जो राष्ट्र है ना, उसको मैं दूसरी जगह लिख रहा हूं। राष्ट्र क्या चीज है? संसार की चीज है। राष्ट्र कहां है? संसार में, वर्ल्ड में। और किसने बनाए हैं?
ह्यूमन ठीक है, ऐसे उसमें बहुत सारे धर्म आए। धर्म को किसने बनाया? ह्यूमन ने। ऐसे ही उसमें बहुत सारे जातियां आई, मत आए, संप्रदाय आए, बहुत सारे सिस्टम इवॉल्व हुए। तो ये जो सारी चीजें आ रही हैं वो अस्तित्व का चीज है या संसार का? संसार। अब अंतर आप जो मैं कहना चाहता हूं समझ रहे हो कहां से? तो एक चीज है जिसको मनुष्य ने बनाया है और एक है जो प्रकृति सहज है। ये संसार में क्या है? मनुष्य रहता है। ये मेरा क्या है? रहने की जगह है। अब ये संसार में दो तरीके से बन सकता है। कैसे बन सकता है? एक ये है कि हमने अस्तित्व को समझा और उसको संसार में प्रमाणित किया। हर जगह अस्तित्व के प्रेजेंस को देखा और संसार में उसको लाया। लेकिन जब हम पैदा हो रहे हैं तो हम किसी परिवार में हो रहे हैं। उस परिवार में कोई मत है कि नहीं? हम किसी मत में तो आ ही जा रहे हैं। कोई जाति भी होगी उसमें, कोई धर्म भी होगा, कोई राष्ट्र भी होगा, कोई संस्कृति होगी, कोई सभ्यता होगी। तो हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है। हम आंख खोलते ही किसको देख रहे हैं? अस्तित्व को कि संसार को? संसार को। और जो अस्तित्व की चीजें हैं वो भी कैसे दिख रही है? जिसपे ह्यूमन का इनपुट है ऑलरेडी। तो हम किसको देख रहे हैं? इसको। और जब संसार को देख रहे हैं तो लग रहा है कि संसार में कुछ समस्या भी है। तो हम जब दुखी हो रहे हैं या कुछ हमको समस्या दिख रही है, वो किधर दिख रही है? संसार। इधर मुझे कुछ समस्या भी दिखती है, इसमें कुछ दुख भी दिखता है, कुछ सुख भी दिखता है, कुछ पीड़ा भी दिखती है, कुछ जॉय भी दिखता है ना? तो पीड़ा एंड जॉय कहां दिख रहा है? वर्ल्ड में। ठीक है, इतना मैं पहचान पाया। अब हम लोग इसमें जो समस्या या दुख है उसको चाहते नहीं है। तो एक अप्रोच हुआ, भी समस्या क्या है? जैसे भी बहुत गर्मी बढ़ गई तो मैं क्या करूंगा? ये एक प्रॉब्लम है मेरे लिए। सो व्हाट आई विल डू? You have to find a solution to it. फाइंड द सॉल्यूशन टू। अभी मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ फर्स्ट रो के साथ, है ना? और मुझे जैसे जो ऑडियंस है मेरे सबके साथ एंगेज करना है, तो इनको मैं बेस्ट बना के फिर बातें रख रहा हूँ, है ना? आप लोग को किसी को बहुत सरल लगे तो थोड़ा सा, तो हाँ बताइए। You have problem तो आप उसका solution find करोगे। एंड दैट्स वेयर द एजुकेशन इज वर्किंग राइट नाउ। कि भाई कोई प्रॉब्लम आ गया, मेरे पास कोई चैलेंज है, तो मैं क्या करूंगा? उसको एड्रेस करूंगा। तो पूरा एजुकेशन किधर आ रहा है कि एक समस्या है, उसको एड्रेस करना है। जैसे अभी लग रहा है कि धरती पे क्लाइमेट चेंज आएगी, धरती नहीं रहेगी, तो मुझे एक सोल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? धरती पे से मानव को बचाने, कम से कम ह्यूमन स्पीसीज तो बचा रहे, तो कहां जाऊंगा? स्पेस पे जाऊंगा। तो दिस इज अ चैलेंज एंड आई नीड टू फाइंड अ आंसर फॉर दैट चैलेंज। ठीक है, ऐसे ही संसार में दुख से भी मुक्ति के लिए कुछ कार्यक्रम है। ठीक है, तो दो चीजें हम कर रहे हैं। हम समस्या और दुख, इसको एंड करने के लिए कुछ हम कर रहे हैं। कुछ भी आप देखेंगे तो उसके पीछे जाएंगे। सो यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और यू आर ट्राइंग टू एड्रेस द ह्यूमन सफरिंग। और फिर उसके लिए हम एजुकेशन को बिल्ड कर रहे हैं। That's where we are sitting, ना? अब इसमें क्या? यस, यहाँ एक की समस्या, किसी एक की समस्या दूसरे का सुख हो सकता हो सकता है ना? तो हम वो समस्या को सोच कर अगर हम उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो हम दूसरे को दुखी भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते है ना? कर ही रहे हैं। तो कर ही रहे हैं। तो समस्या और दुख जब इंटरकनेक्टेड हो गए और एक की समस्या दूसरे का सुख है और हम उसको दुखी भी कर रहे हैं, तो वो एक सर्कल हो गया। सर, हम कहाँ पर पहुंचे? कहाँ पे? धरती खत्म हो गई। वो भी एक, हम समस्या पर ध्यान दे रहे हैं सर, सॉल्यूशन पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। वही तो इसी को तो समझना है, इसी की तो बात मैं कर रहा था। तो देखिए क्या हो रहा है। जैसे हमको एक समस्या लगती है कि भाई हम लोग पैदा हो गए धरती पे और हमारे लिए
भूख लगती है, मुझे खाना चाहिए, मैं जंगल में जाता हूँ, तो जंगल में जाता हूँ तो कई बार खाना मिलता है और कई बार नहीं मिलता है, कोई जानवर मिल गया, कभी नहीं मिला, तो मुझे स्टेबिलिटी चाहिए कि मुझे रोज खाना मिलना चाहिए। कुछ एरिया में फल है, कुछ एरिया में नहीं है, तो मुझे हर समय घूमते रहना पड़ रहा है, एक जगह से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो ह्यूमन इज कीप मूविंग। क्यों? क्योंकि उसको भोजन चाहिए। तो मुझे लगा कि भाई, मानव को लगा कि अभी ये एक समस्या है, वी कांट जस्ट कीप मूविंग। तो उसने क्या किया कि थोड़ी खेती की, उसमें अनाज उगाया, तो अनाज उगने से कोई एक समाधान आया। क्या समाधान आ गया कि उसको रोज जो खाना चाहिए, उसने चावल उगाया, गेहूं उगाया, मतलब अनाज उगाया और उसको स्टोर कर लिया। स्टोर करने से क्या फायदा हुआ? बार बार जंगल में नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ा, और हमको कल की भी सिक्योरिटी आ गई। सो दिस इज वन सोल्यूशन। क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम था उसको हमने, तो एक तरह से ह्यूमन के माइंड में एक बड़ा रिवोल्यूशन हुआ कि उसने एग्रीकल्चर को शुरू किया। अंडरस्टैंड? लेकिन वो कैसे शुरू किया? जंगल काटकर। उस समय जंगल कैसे काटेगा? कोई बड़ा औजार तो है नहीं, तो जंगल में आग लगा दिया। आग लगा दिया, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, हमको मालूम नहीं कि कितना लग जाए। तो जंगल, तो जब होगा, आग लगाने का तो तरीका मालूम है, बुझाने का नहीं मालूम है। ठीक है, तो उसने लगा दिया, भाई जब बुझ गया बुझ गया। लेकिन जब हुआ साफ, तो हमने उसमें खेती की, फिर उसके आगे बढ़ा, कोई और प्रॉब्लम, हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, हमको तकलीफें आती हैं, मेरे जो चैलेंज, क्या करें, एक चक्का बनाया, धीरे धीरे उससे गाड़ी बनाया, ऐसे करके उसको जो भी चैलेंज आता है उस पर अपना इनपुट डालता है। ऐसे दो ग्रुप है, हमने खाना बनाया और दूसरा आया और मार के वो पूरा ले गया। अब क्या करें, एक चैलेंज आ गया, तो हमने देखा हमारे यहाँ पत्थर है, अब पत्थर ऐसे गए, तो उस पर हमने कुछ बनाया, अपना इमेजिनेशन लगाया और पत्थर से कुछ हमने औजार बनाए, कुछ हथियार बनाए, और दूर से ही आ रहा है तो उस पर फेंकने लगे। राइट? तो थोड़ा इनोवेशन हो गया, लेकिन इससे क्या हुआ, थोड़ी एक युद्ध जैसी स्थिति आ गई। समझ रहे हो? तो उसको चैलेंज आ रहा है, उसको एड्रेस करना है हमको। अभी जैसे दूर जाना है, हम सबकी लाइफ स्टाइल ऐसे हो गई कि एक देश से दूसरे देश में जाना है, पानी वाले उस पे शिप पे जाते हैं तो बहुत लंबा समय लगता है, महीना महीना कैसे जाएगा आदमी, या इतनी सारी चीजें ढुलाई करनी है तो कैसे होगा, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीजें आए। फिर उसको चलाने के लिए कोई ईंधन चाहिए, तो ईंधन कहाँ से आएगा, तो ईंधन लिया, लेकिन जो ही ये मोटर गाड़ी चली उससे पोल्यूशन होने लगा। आप ऐसा एक भी इनोवेशन नहीं बता सकते जिसका साइड इफेक्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर एक चीज जो हम बना रहे हैं समस्या का समाधान के लिए, उससे क्या हो रहा है, कुछ उसके प्रॉब्लम भी, और प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लेक्स हो गया अभी कि मुझे मालूम नहीं कि कहां से सॉल्व करें। तो क्या हम इंडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन तो हम ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन की, हम सॉल्यूशन को ढूंढते ढूंढते दूसरी प्रॉब्लम्स को जनरेट कर देते हैं। होता है, जैसे एसी है ना, एसी हमने बनाया गर्मी के कारण, तो एसी एक सोल्यूशन है कि नहीं? हाँ। और उसको बनाने के लिए कोई आपको नॉलेज चाहिए कि नहीं? उसमें स्टडी करना पड़ेगा, फिजिक्स लगेगा, कोई बाकी चीज लगेगा, मैथ लगेगा, तो उससे बनाया आपने। फिर यहाँ का जो गर्मी है हमने उठा के कहाँ फेंक दिया? बाहर। तो बाहर गर्मी लग रही थी, अभी बाहर क्या हो गई, और ज्यादा गर्मी हो गई है। तो बाहर जब गर्मी बढ़ गई तो जो नदी नाले हैं बाकी है उसका इवेपोरेशन और ज्यादा हो गया, है कि नहीं? उससे क्या हुआ, एक दूसरा प्रॉब्लम आने लगा। तो व्हाट इज हैपनिंग कि हम जब भी, तो लेकिन हम एड्रेस तो उसी कर रहे हैं ना। तो मध्यस्थ दर्शन एक अलग बात कर रहा है, जहां से हम लोग कर क्या रहे हैं। हम क्या कहना चाहते हैं, पहले हम होने को समझते हैं, हम एड्रेस नहीं करना चाहते प्रॉब्लम को पहले। ये भी एक तरीका है और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन मध्यस्थ दर्शन क्या कर रहा है कि होने को समझना है। मतलब पहले क्या समझना है, अस्तित्व को, और अस्तित्व को समझ करके मुझे क्या करना है, संसार में प्रमाणित करना है, एविडेंस करना है। हाँ, मैं कुछ कहना चाहती थी। मैं बोल रही थी कि अभी हम एड्रेस कर रहे हैं होने को, तो हम ये एड्रेस कर रहे हैं कि समस्या तो है ही, वाइस वर्सा हम एड्रेस कर रहे हैं कि सॉल्यूशन तो है ही।
अगर जहाँ पे समस्या है तो वहां पे सॉल्यूशन भी है ना? यहाँ पे नहीं, समस्या है तो समाधान भी है ही, तो समाधान यहाँ है, समस्या यहाँ है। तो वो भी एक पर्टिकुलर प्लेस के बाद तो है वो। नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ समाधान है तो उसको एविडेंस करना है कि समाधान है। थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद आएगा समाधान, पर समाधान भी तो है। किधर? समस्या के साथ समाधान भी तो एग्जिस्टेंस में है ना? एग्जिस्टेंस में ना समाधान है। अभी तो हम संसार की बात कर रहे थे ना। संसार कहाँ है? संसार भी तो एग्जिस्टेंस के अंदर ही है। वही तो देखो क्या हुआ, जैसे हमने एक नेशन बनाया ना। हाँ। सुनो, जैसे धरती पे पहली बार मानव आया, धरती एक है, अखंड है। हमने बनाया क्या धरती एक अखंड? नहीं, धरती तो अखंड ही है। फिर हमने क्या बनाया उस पे? नेशंस। ये किसने बनाया? ह्यूमन ने। तो नेशन किसका हिस्सा है? संसार का। अस्तित्व में है नेशन? नहीं। तो हमको क्या रियलाइज करना है कि धरती एक अखंड राष्ट्र है। अभी इसको बनाना है कि है? तो है तो पहचानोगे। और मान लो अब हमारे विचार में एक नेशन नाम की चीज है। नेशन क्या है कि ये आपकी बाउंड्री है, मेरी बाउंड्री। अब मेरे पास एक विचार आ गया जिसमें पूरा धरती ही एक है, तो अब लड़ाई किसकी होगी? नेशन स्टेट से। समस्या कैसे है? एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। सो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। मूविंग अवे भी नहीं है, एक्चुअली आप समाधान को समझ रहे हो कि यार धरती पे तो हमेशा से एक ही है, इस पे टुकड़े हैं ही नहीं। तो टुकड़े कहाँ है? राष्ट्र कहाँ है? राष्ट्र हमारे विचार में है। तो फिर ईरान इजराइल का लड़ाई क्या है? विचार की लड़ाई है। और उस विचार में कौन सा विचार श्रेष्ठ है इसको प्रूफ करना चाहते। कैसे? थ्रू वेपन्स। सो अभी दोनों को साथ में रहना है, तो हमको फिर इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा करें या पहले अस्तित्व को समझे कि भाई वहां राष्ट्र है क्या अस्तित्व में? तो वहां तो राष्ट्र क्या है? धरती ही अखंड राष्ट्र है ना? धरती ही अखंड राष्ट्र है। अगर हमारे विचार में ये आ जाए कि हम सब मानव जाति एक ही धरती के निवासी हैं, एंड वी हैव वन शेयर्ड नेशन एंड दैट इज अर्थ, तो किस लैंड की लड़ाई है फिर? यू सी, तो ये सोल्यूशन अलग है। अभी जो नेशन स्टेट का सोल्यूशन आ रहा है कि दोनों लड़ाई कर रहे हैं एंड दोनों में सीज फायर हो गया, इज दिस द सोल्यूशन? तो सीज फायर हो गया तो कुछ दिन बाद फिर लड़ाई करेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो ये जो वर्ल्ड के इश्यूज आ रहे हैं उसका समाधान